नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना कैलेंडर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसकी हम 3 क्लासें कर चुके थे। आज जो हमारी क्लास है वो चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैलेंडर का दोहराना। हम पढ़ेंगे कि आखिर कैलेंडर को कब कब दोहराया जाता है। तो देखिए, जो हमारे पास वर्ष होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य वर्ष और दूसरी होती है लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है, लीप वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैलेंडर को दोहराना। आइए इसके लिए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1882 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। चलिए, 1882 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा ऑप्शन है 1896, तीसरा ऑप्शन है 1893, चौथा ऑप्शन है लास्ट डी ऑप्शन है 1895। ये हमारे लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि बताइए 1882 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। इन निम्न में से किस वर्ष में ये कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा। तो देखिए, हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए थे विषम दिन के अकॉर्डिंग ही कराए थे कि सभी का आंसर जो हमें देना है वो अपने ऑड डेज के अकॉर्डिंग ही देना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों के साथ में हम अपने ऑड डेज निकालेंगे। इन वर्षों के बीच में अपने ऑड डेज निकालेंगे और जिस वर्ष के भी बीच में हमारे अगर विषम दिन ऑड डेज अगर शून्य आ जाए तो उस वर्ष का कैलेंडर उस वर्ष के समान होता है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक बात ध्यान रखना, सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष के समान ही होगा जब भी रिपीट होगा, और जो लीप वर्ष का कैलेंडर है जब भी रिपीट होगा वो हमेशा लीप वर्ष के समान ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो लीप वर्ष के लिए दिया गया है या सामान्य वर्ष के लिए दिया गया है। 1882 चूंकि हमारी एक सामान्य वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में उस वर्ष के समान ही होगा जो कैसी होगी, सामान्य वर्ष होगी। तो आइए चेक करते हैं। 1892 है हमारी, वो कैसी है, लीप वर्ष है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है। कभी सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है। दूसरा हम चेक कर रहे हैं बी ऑप्शन 96 भी हमारी कैसी है, लीप वर्ष है। इसका मतलब 1882 का कैलेंडर कभी भी 1896 के समान नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। और थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो 1893, क्योंकि कैसी है, सामान्य वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि 1882 का कैलेंडर हो सकता है 1893 के समान हो। लास्ट ऑप्शन हमारा 1895 दिया, क्योंकि ये भी एक हमारी सामान्य वर्ष है, तो इसका मतलब 1882 कैलेंडर 1895 के भी समान हो सकता है। आइए पहले को चेक करते हैं 1893 को। तरीका वही है, दोनों के बीच में अपने विषम दिन निकालेंगे। 1882 और 1893 के बीच में अगर हम अपने देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ईयर आ रहे हैं वो हमारे 11 ईयर हैं। अभी हमें लीप ईयर अपने और काउंट करने पड़ते हैं इनके बीच में। अगर हम लीप ईयर देखेंगे तो 1882 और 93 के बीच में हो जाएगा हमारा 184 हो जाएगा, एक 88 हो जाएगा और एक 92, अर्थात 3 लीप ईयर हमारे लिए मिलेंगे। तो 11 और 3 हो गए 14। अगर 14 को हम छोटा करते हैं तो मिलता है हमारे लिए 0, अर्थात 1882 और 1893 के बीच में जो विषम दिन आए वो हमारे कैसे हैं, शून्य है। इसका मतलब 1882 का कैलेंडर 1893 के समान होगा। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, तो डी अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सी सही है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 4 ऑप्शन सही हो, इसमें 4 में कोई 2 ऑप्शन सही हो। तो 1893, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन करना होता है वो एक लिमिटेड समय में करना होता है, तो वहाँ थोड़ा हमें ये भी देखना होता है कि अगर हमारा ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन हर हाल में गलत ही होगा, और हमने इसको टिक कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपना कि 1985
का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 1985 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। इस तरह से हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें भी हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं 1985 यानी 1992, बी ऑप्शन दिया है 1996, सी ऑप्शन दिया है 1991 और डी ऑप्शन दिया है 1999। ये हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि बताइए सन 1985 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। तो उसी प्रकार चेक करेंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया कि चेक कर लेते हैं क्या हमारे कुछ ऑप्शन देखते ही कट तो नहीं जाएंगे, डिलीट तो नहीं हो जाएंगे। 1985 सामान्य वर्ष है, इसका मतलब इसका कैलेंडर होगा वो किसी सामान्य वर्ष के समान होगा। इसका मतलब लीप वर्ष वाले जितने ही ऑप्शन होंगे वो सभी हमारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1985 एक सामान्य वर्ष है, 1992 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 1996 भी हमारा कैसा है, एक लीप वर्ष है, इसका मतलब ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 1985 और 1991, 91 जो है हमारा साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष सामान्य वर्ष है, तो इसका मतलब इन दोनों के किसी के भी समान हो सकता है। आइए 1991 भी पहले चेक करते हैं। 1985 और 1991 के बीच में अगर हम देखें तो जो हमारे वर्ष हैं वो हैं 6 ईयर। अभी हमें लीप ईयर और काउंट करने होते हैं। लीप ईयर जब हम काउंट करेंगे तो 1985 1991 के बीच में आएगा हमारा 88, यानी कि एक ही लीप ईयर आएगा। तो टोटल कितने हो गए 7, और 7 का मतलब क्या होता है 0। 7 का मतलब क्या होता है 0 होता है, क्योंकि 7 को अगर 7 से भाग करेंगे तो हमें सिस्टम कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो 7 का मतलब होता है 0, अर्थात 1985 और 1991 के बीच में जो हमें विषम दिन मिले वो हमारे कितने हैं 0 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1985 का जो कैलेंडर होगा वो 1991 के समान होगा। अब हम डी ऑप्शन को भी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, अर्थात 1985 का कैलेंडर 1991 के समान होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चीज देखी है कि ये जो कैलेंडर था 1882 का कैलेंडर, ये किस वर्ष में दोहराया गया था, 1893, अर्थात 11 साल बाद दोहराया गया था। और जो 1985 का कैलेंडर है तो ये कब दोहराया गया था, 1991 में, अर्थात 6 साल बाद दोहराया गया था। अब एक क्वेश्चन था जिसमें ये कैलेंडर 11 साल बाद दोहराया गया है, और एक क्वेश्चन है जिसमें कैलेंडर हमारा 6 साल बाद दोहराया गया है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसी तरह सॉल्व करना है। आप तो क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे और देखेंगे जिन दो वर्षों के बीच में अगर विषम दिन हमारे शून्य आ जाए तो उस वर्ष का कैलेंडर उस वर्ष के समान होता है। अब मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जो हमारी सामान्य वर्ष होती है उसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, हर 11 साल बाद। लेकिन वो सामान्य वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आती है उसका कैलेंडर जो हमारा होता है वो होता है 6 साल बाद रिपीट। कितने साल बाद होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं दिए हुए। पहला क्वेश्चन है 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1916 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सॉरी 1917 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तीसरा है 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। चौथा क्वेश्चन है 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। पांचवा क्वेश्चन है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। छठा है 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सातवां है 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आठवां क्वेश्चन है 2017 का कब रिपीट होगा। नवा है 2027 का कब रिपीट होगा। और 10वां है 1802 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अर्थात किस वर्ष में रिपीट होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। हमें वही पहचानना है कि कौन सा कैलेंडर हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा और कौन सा कैलेंडर हमारा 11 साल बाद रिपीट होगा। यहाँ पे देख के हमें पहचानना है। यहाँ सभी वर्ष जो दे रखे हैं वो सभी वर्ष हमारे कैसे हैं, सामान्य वर्ष दे रखे हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो बताइए कि जो 1912 का कैलेंडर है ये कब रिपीट होगा।
1912 वर्ष को हमें चेक करना है, कहीं ये ऐसा वर्ष तो नहीं है जो लीप ईयर के तुरंत बाद हो, नहीं, ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष हमारा नहीं है, क्योंकि ये कैसा वर्ष है हमारा, लीप वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष के बारे में तो अभी मैंने नहीं बताया आपके लिए, तो सुन लीजिए, जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है, नोट करके चाहे आप लिख लीजिए, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद दोहराया जाता है। और जो सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष का कैलेंडर या तो फिर 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, 11 साल बाद कैलेंडर वो दोहराया जाता है वो वर्ष जो किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद की ना हो, और वह वर्ष जो किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद की नॉर्मल वर्ष है तो उसका जो कैलेंडर होगा वो 6 साल बाद दोहराया जाएगा। आइए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। 1912 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्योंकि 1912 हमारी कैसी है, लीप वर्ष है। जब 1912 हमारी लीप वर्ष है तो इसका मतलब 28 साल बाद रिपीट होगा। इसका कैलेंडर कितनी साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद होगा। जब 28 साल बाद रिपीट होगा तो ये कितने वर्ष में रिपीट होगा, 1940 में रिपीट होगा। अब चेक करते हैं 1917 हमारी कैसी है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है, इसलिए इसका जो कैलेंडर होगा वो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। और जब ये 6 साल बाद रिपीट होगा तो ये कब होगा, 1923 में। 2002 हमारी एक सामान्य वर्ष है, तो 2002 का जो कैलेंडर होगा वो हमारा कब रिपीट होगा, हाँ सही कह रहे हो, 11 साल बाद ही रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा, 2013 में। 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है, कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात 2011 में रिपीट होगा। 2009 लीप ईयर के तुरंत बाद वाली सामान्य वर्ष है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात 2015 में रिपीट होगा। 1993 लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है, कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात 1999 में। 2001 कैसी वर्ष है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है, ये भी कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद, अर्थात 2007 में रिपीट होगा। चलिए 2017 लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है, कितनी साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात 2023 में। अब जरा देखिएगा 2027 का कब रिपीट होगा, 6 साल बाद, नहीं भाई 11 साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर के तुरंत बाद वाली नहीं है, कितने बाद होगा, 11 साल बाद, यानी कि 2027 का जो होगा वो 2038 में होगा, 11 साल बाद। चलिए 1802 कैसी है, सामान्य वर्ष है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष नहीं है, 11 साल बाद ही रिपीट होगा। जब 11 साल बाद रिपीट होगा तो ये होगा 1813 में। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं कि बताइए 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइए। 2001 लीप वर्ष है और 2001 लीप वर्ष है तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात 2028 में होगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आपको कभी भी एग्जाम में और डेज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारा लीप वर्ष है तो 28 साल बाद रिपीट होगा, और यदि हमारी सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में सिर्फ आपको ये देखना होगा कि यदि लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष है तब तो 6 साल बाद रिपीट होगी, और लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष नहीं है तो 11 साल बाद रिपीट होगी। इस तरह अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चैप्टर में हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमारे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मिलते हैं, आप लोगों ने एग्जाम दिए भी होंगे, और उसमें जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि कोई भी वर्ष होती है, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, कि वह किस दिन पे शुरू होती है और किस दिन पर समाप्त होती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारा मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाता है।
एग्जाम में। तो देखिए हमारे पास वर्षें आपको पता है दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य वर्ष और दूसरी होती है लीप वर्ष। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ष की। तो जो सामान्य वर्ष होती है हमारी, सामान्य वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर समाप्त होती है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जो सामान्य वर्ष हमारी जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर समाप्त होती है। अर्थात यदि हम किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अगर हम ले लें तो हम देखें कि 1 जनवरी को जो दिन है हमारा, वही हमारा दिन कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। अर्थात जिस दिन पे शुरू होगी उसी दिन पर समाप्त होगी। चूंकि आइए इसको भी विषम दिन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि अगर इसको भी हमें निकालना है तो विषम दिन से हम कैसे समझेंगे। इसमें वैसे तो हम कहना चाहेंगे कि सामान्य वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर समाप्त होती है, यानी कि एक वर्ष के लिए 1 जनवरी को मान लीजिए संडे है, 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है। कोई भी सामान्य वर्ष है 1 जनवरी को रविवार है, तो 31 दिसंबर को जो दिन हमारा होगा वो भी क्या होगा, रविवार ही होगा। आइए इसको थोड़ा सा हम अपने ऑड डेज के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 1910 को यदि संडे है, मान लेते हैं 1 जनवरी 1910 को यदि संडे है, तो यदि हम बात करें कि 31 दिसंबर 1910 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो देखिए चूंकि जो 1910 है वो एक हमारी है सामान्य वर्ष, ठीक है। और जब ये सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में जो हमारे ऑड डेज यहाँ से अगर हम निकालेंगे अपने, तो जो ऑड डेज हमारे 365 दिन में कितने आते हैं, एक ऑड डेज आता है। 365 दिन में हमारे कितने आते हैं, एक ऑड डेज आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1911, 1 जनवरी 1911 को जो दिन हमारा होगा वो इससे एक दिन आगे का होगा। अर्थात कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, मंडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1911 को यदि मंडे है तो ठीक इससे एक दिन पहले जो डेट हमारी होती है वो होती है 31 दिसंबर 1910 की, तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक इससे एक दिन पहले, अर्थात संडे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर हम विषम दिन के अकॉर्डिंग समझें तो 365 दिन में जो हमारे विषम दिन होते हैं वो एक होता है। अर्थात 1 जनवरी 1910 को यदि हमारा संडे है तो ठीक अगली साल 1 जनवरी 1911 जो होगी वो एक दिन आगे बढ़ जाएगी, यानी कि जो साल होगी वो एक दिन आगे बढ़ जाएगी। जब एक दिन आगे बढ़ जाएगी तो 1 जनवरी 1911 को हमारा क्या होगा, मंडे। हमें निकालना है 31 दिसंबर 1910 को, तो एक दिन ठीक है इससे क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। तो 31 दिसंबर 1910 को हमारा क्या हो जाएगा, संडे। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि सामान्य वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर क्या होती है, समाप्त होती है। आइए अब हम समझते हैं लीप वर्ष के बारे में। तो जो लीप वर्ष हमारी होती है, लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है ठीक उससे अगले दिन पर समाप्त होती है, ठीक उससे अगले दिन पर समाप्त होती है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए लीप वर्ष में यदि हमारा 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, तो फिर 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को हमारा होगा सोमवार। इसको भी समझते हैं हम अपने विषम दिन के अनुसार। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2004 को यदि मान लीजिए संडे है,
1 जनवरी 2004 को यदि संडे है तो फिर हमें निकालना है कि 31 दिसंबर 2004 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखिए जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें जो हमारे टोटल दिन होते हैं वो हमारे होते हैं 366 दिन, और 366 दिन में यदि अगर हम अपने विषम दिन निकालेंगे तो वो मिलेंगे हमारे लिए 2। अर्थात लीप ईयर के बाद तुरंत जो अगली साल आती है वो हमारी 2 दिन आगे बढ़ जाती है, यानी 2 विषम दिन का मतलब क्या हुआ कि वर्ष का 2 दिन आगे बढ़ जाना। तो देखिए आगे अगर हम पता करें कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा तो हम कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे, 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 2 दिन विषम दिन के अनुसार हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो उस दिन हमारा कौन सा दिन होगा भाई, 1 जनवरी 2004 को यदि संडे है तो 1 जनवरी 2005 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा दिन हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 जनवरी 2005 को यदि मंगलवार है तो ठीक उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 2004 को हमारा कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। कहने का मतलब लीप वर्ष हमारी जिस दिन पर शुरू होती है उससे ठीक अगले दिन पर समाप्त होती है। और यदि हम सामान्य वर्ष के लिए देखें तो जो सामान्य वर्ष हमारी होती है जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर समाप्त होती है। लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है ठीक उससे अगले दिन पर समाप्त होती है। एक क्वेश्चन हमारा कभी कभी एग्जाम में और भी बनता है कि बताइए कि कोई भी सामान्य वर्ष होती है, सामान्य वर्ष ठीक अगले वर्ष में कितने दिन आगे बढ़ जाती है। सामान्य वर्ष से जो ठीक अगली वर्ष होती है वो हमारी 1 दिन आगे बढ़ जाती है। अर्थात 1 जनवरी को यहाँ पे जो दिन है ठीक अगली तारीख, अगली वर्ष में 1 तारीख को उससे अगला दिन होगा। और अगर लीप ईयर की बात की जाए तो 1 जनवरी को इस साल लीप ईयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिन है तो उससे ठीक अगली साल 1 जनवरी को 2 दिन आगे होगा। वो हमारा अंतर आता है विषम दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं, सामान्य वर्ष में 365, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। 1 विषम दिन का मतलब है कि वर्ष का 1 दिन आगे बढ़ जाना ठीक उससे अगली वर्ष, और 2 विषम दिन का मतलब है उस वर्ष का 2 दिन ठीक आगे बढ़ जाना। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो यही क्वेश्चन बनते हैं कि आप याद रखना है कि सामान्य वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है उसी दिन पर समाप्त होती है, लीप वर्ष जिस दिन पर शुरू होती है ठीक उससे अगले दिन पर समाप्त होती है। और सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग जो अगली वर्ष होती है वो कितने दिन आगे बढ़ जाती है, 1 दिन आगे बढ़ जाती है। जो लीप वर्ष के अकॉर्डिंग ठीक उससे अगली वर्ष होती है वो कितने दिन आगे बढ़ जाती है, 2 दिन आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे, और एग्जाम में अगर ये सब हमारे लिए अच्छे से आता है तो हम अगले एग्जाम, आने वाले एग्जाम में बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं। आइए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है शताब्दी वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। आइए उसको जो अगला टॉपिक है अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो शताब्दी वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना, और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए कि कोई भी शताब्दी वर्ष है उसमें किस शताब्दी वर्ष का ये प्रथम दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है, अंतिम दिन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए शताब्दी वर्ष के बारे में हमने पहले आपको डिस्कस कर रखा है कि शताब्दी वर्ष हमारी क्या होती है, 100 साल का जो समय होता है वही हमारा शताब्दी वर्ष होता है। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर हमने निकाले थे कि 100 साल में जो हमने अपने निकाले थे कि बताइए विषम दिन कितने होते हैं, तो 100 साल में जो हमने अपने विषम दिन निकाले थे वो निकाले थे 5, और 200 साल में हमने अपने जो विषम दिन निकाले थे वो निकाले थे 3, और जो हमने 300 साल में अपने विषम दिन निकाले थे वो निकाले थे 1, और जो 400वीं साल थी इसमें जो हमने विषम दिन निकाले थे वो अपने कितने निकाले थे, 0 निकाले थे। यही हमने निकाले थे। ये जो हमारे दिए हुए हैं ये सभी शताब्दी वर्ष दिए हुए हैं, और ये जो दे रखे हैं वो हमारे दे रखे हैं विषम दिन अर्थात ऑड डेज दे रखे हैं। तो देखिए यहीं से हमारे सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये चूंकि हमें याद नहीं करना है क्योंकि हम पिछले दिन निकाल चुके हैं। निकालने का प्रोसेस जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में समझा रखा है किस तरह से इसके लिए हम निकालते हैं। तो 100वीं शताब्दी है उसमें हमें 5 मिले हैं, 200 में 3 मिले, 300 में 1 और 400 में 1 विषम दिन मिले हैं। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो हमारे दिए हुए होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। यानी कि ये जो दे रखे हैं वो शताब्दी वर्ष के क्या दे रखे हैं, अंतिम दिन दे रखे हैं, अंतिम दिन। तो आपको पता है हमने आपको लिखाया था कि प्रत्येक ऑड डेज का मतलब एक दिन होता है, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब
ट्यूसडे, इसी तरह लास्ट 6 का मतलब सैटरडे बताया था हमने अपनी पिछली वीडियो में। तो जो 5 है हमारा, जैसे हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मान लीजिए 0 का मतलब क्या है, संडे है, और 1 का मतलब मंडे है, 2 का मतलब हमारा ट्यूसडे है, 3 का मतलब वेडनेसडे है, 4 का मतलब थर्सडे है, और 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे, शनि। इस तरह से। तो देखिए किसी भी शताब्दी वर्ष के जो हमारे अंतिम दिन, ये सभी विषम दिन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सभी अंतिम दिन रखे हैं। तो बताइए 16वीं शताब्दी का लास्ट दिन हमारा 5 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और 3 नंबर पे हमारा आता है वेडनेसडे, अर्थात जो 200वीं शताब्दी होगा उसका लास्ट दिन हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। और जो 300वीं शताब्दी है, 300वीं शताब्दी का हमारा विषम दिन 1 है, और 1 का मतलब होता है मंडे। और जो 400वीं शताब्दी है, 400वीं शताब्दी में हमारा है 0, और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। कहने का मतलब है कि ये जो 4 दिन दे रखे हैं किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। लेकिन कभी भी इनके सिवा जो रह गए हैं दिन, यानी कि टोटल हमारी ये कितने दिन है, 4 दिन लिखे हुए हैं, जो 3 दिन शेष रह गए हैं वो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारा कौन सा दिन रह गया है, यहाँ पे हमारा एक तो ट्यूसडे नहीं आया है, ट्यूसडे के बाद हमारा यहाँ पे थर्सडे नहीं आया है, और थर्सडे के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा दिन नहीं आया है, ये फ्राइडे आया है, वेडनेसडे आया, मंडे आया, संडे आया। एक तो ट्यूसडे नहीं आया है, एक थर्सडे नहीं आया है, और इसके बाद जो हमारा दिन है वो हमारा क्या नहीं आया है, एक दिन संडे हो गया, मंडे हो गया, थर्सडे हो गया, और इसके बाद बचा हमारा सैटरडे। एक दिन हमारा सैटरडे नहीं आया। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। जो ये वाले दिन हमारे दे रखे हैं किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये नहीं हो सकते हैं, ये वाले दिन। और देखिए अब किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कैसे निकालते हैं हम। तो प्रथम दिन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पता है कि 100वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन है हमारा वो क्या है, फ्राइडे है। तो 100वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन फ्राइडे है, इसका मतलब ठीक इससे अगले दिन 200वीं शताब्दी का हमारा क्या होगा, पहला दिन होगा। 200वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। तो फ्राइडे है जी अंतिम दिन, तो इससे ठीक एक दिन पहले, एक दिन बाद में हमारा कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा यहाँ पे। तो 200वीं शताब्दी का जो पहला दिन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। इसी प्रकार 200वीं शताब्दी का जो लास्ट दिन है वो बुधवार है, वेडनेसडे है। तो इसका मतलब 300वीं शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो इससे ठीक अगला दिन होगा। वो कौन सा दिन होगा हमारा, थर्सडे होगा। 300वीं शताब्दी का लास्ट दिन मंडे है। इसका मतलब क्या हुआ, 400वीं शताब्दी का पहला दिन होगा वो मंडे के ठीक बाद का होगा। वो कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। अब बात आती है कि 100वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा। तो हमारे लिए पता है 400 के बाद क्या आता है, 500 भी आएगी, 500 के बाद क्या आएगी, 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800। एक बात बताइए कि 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 100 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 400 का तो हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो केवल 100वीं शताब्दी बचेगी हमारी। तो क्या बचेगी यहाँ पे, केवल हमारी 100वीं शताब्दी बचेगी। इसका मतलब 400 के बाद जो 500वीं शताब्दी आती है वो 100वीं शताब्दी जैसी होती है, ठीक है। तो 400वीं शताब्दी का जो लास्ट दिन है वो हमारा संडे है। तो बताइए कि 100वीं शताब्दी का ठीक उससे पहला दिन होगा, इसके ठीक बाद का दिन होगा, वो कौन सा होगा, मंडे होगा। अर्थात 100वीं शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो हमारा कौन सा होगा, मंडे होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसके लिए कि 100वीं शताब्दी में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये सभी ऑड डेज हमारे लिखे हुए हैं। और ये जो ऑड डेज हैं वो हमारे प्रदर्शित करते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन को। तो 5वें नंबर पे फ्राइडे आता है, तो 100वीं शताब्दी का लास्ट दिन फ्राइडे, 200वीं का वेडनेसडे, 300वीं का मंडे, और 400 का क्या हो जाएगा, संडे। फिर हमने देखे कि हम अपने प्रथम दिन कैसे निकालेंगे।
प्रथम दिन हमने निकाले हैं कि मान लीजिए 100वीं शताब्दी का जो मान लीजिए होता है 100वीं शताब्दी का ये फ्राइडे है लास्ट दिन, तो इससे ठीक अगले दिन जो शुरुआत होगी वो हमारी 200वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। तो फ्राइडे की ठीक बाद क्या होता है? सैटरडे। इसका मतलब 200वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। और जो 200वीं शताब्दी है वो हमारी समाप्त हो रही है बुधवार को। तो 300वीं शताब्दी कब शुरू होगी? बृहस्पतिवार को अर्थात थर्सडे को। 300वीं शताब्दी हमारी समाप्त हो रही है सोमवार को। तो 400वीं शताब्दी की शुरुआत कब होगी? सोमवार के बाद ठीक अगले दिन मंगलवार अर्थात ट्यूसडे को। 400 के बाद हमारी आती है 500वीं शताब्दी। 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 100। 400 में आपको पता है हमारे कितने ऑड डेज होते हैं? 0 होते हैं। 100 हमने लिख लिया। कहने का मतलब 400वीं शताब्दी का दिन लास्ट दिन अगर हमारा रविवार है तो 500वीं शताब्दी का ठीक जो पहला दिन होगा वो हमारा क्या होगा? ठीक उससे अगला दिन मंडे होगा, जो भी 100वीं शताब्दी का भी पहला ही दिन होगा, क्योंकि 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो ये दिन हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। तो 100वीं शताब्दी का ये हमारा कौन सा आ गया? प्रथम दिन, जो कि क्या है? सोमवार है। अर्थात इस तरह से हमने शताब्दी वर्ष के प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात कर लिए। इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए कि किसी भी शताब्दी वर्ष का निम्न में से अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन तीनों में से कोई भी दिन आंसर आपका हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और हो सकता में इन चारों में से कोई भी आपको एक आंसर दे रखा होगा। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन हो सकता है ये वाले आंसर आपको दे रखे होंगे, तो इनमें से कोई भी आंसर होगा। और अगर नहीं हो सकता है तो उसके लिए बताइए कौन से दिन नहीं होंगे? बताइए। देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या नहीं दे रखा है? एक तो फ्राइडे नहीं दे रखा है, एक हमारा फ्राइडे है जो कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे लिए संडे भी दे रखा है, संडे भी किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। और इसके बाद जो हमारे लिए एक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूसडे, थर्सडे वगैरह दिया, सैटरडे भी दिया, मंडे दिया, फ्राइडे है। और हमारा कौन सा दिन हो सकता है इसमें? यहाँ पे वेडनेसडे, एक दिन बचा है हमारा वेडनेसडे। तो ये जो दिन है हमारे तीन, ये किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। इन दिनों को भी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। नहीं हो सकता है तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है, यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो बताइए एक ऐसा कौन सा दिन है जो कॉमन है? वो है हमारे पास क्या है? मंडे। मंडे हमारा देखिए यहाँ भी है और मंडे हमारा यहाँ भी है। तो वो इकलौता ही आंसर होता है सोमवार, जो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार देखिए आज ही हमारे कैलेंडर टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। इस तरह पूरी हमारी जो कैलेंडर चैप्टर है वो हमने अब तक पूरा कवर कर लिया है। बाकी के जो हमारी 5वीं वीडियो आपको मिलेगी वो कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से संबंधित होगी, जिसमें हम आपको क्या है शुरू से अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया है उसमें हम कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व कराएंगे आपके लिए। जिससे क्या होगा, आपका ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ते हुए आए, जो आपने 4 क्लास में कंप्लीट किया है, वो सभी क्या होगा आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।